नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ब्राजील का अपवाह तंत्र। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्राजील का अपवाह तंत्र, जो विश्व के प्रादेशिक भूगोल में आपके ये टॉपिक लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे उससे पहले मैं बता देता हूं कि ब्राजील में और आप कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया की नदियों का पानी एक साथ बहने लगे तो सबसे ज्यादा पानी किस देश में होगा। तो इसका आंसर अगर पढ़ें तो वो होगा ब्राजील। तो वो उसका आंसर ब्राजील होगा। और आज हम जानेंगे कि ब्राजील का अपवाह तंत्र इतना खास क्यों है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्राजील सिर्फ जंगलों का ही देश नहीं है, बल्कि इसे नदियों का राजा भी कहा जाता है। यहां की नदियां पहाड़ों से निकलकर हजारों किलोमीटर तक बहती है और सीधे महासागर तक पहुंचती हैं। इसी बहाव की पूरी व्यवस्था को हम कहते हैं अपवाह तंत्र। इसके साथ साथ में ब्राजील का सबसे बड़ा अगर अपवाह तंत्र की बात करें तो वो आता है अमेजन बेसिन, जो सबसे बड़ा है। और अमेजन नदी ब्राजील की सबसे बड़ी नदी कही जाती है और ये नदी जंगलों से बहती हुई सीधे महासागर में ही गिरती है। इसके साथ साथ में हम अमेजन के अलावा पराना नदी, प्रागवे नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी, टोकेटिन्स नदी, उरुग्वे नदी, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं हर बार इसी तरह के वीडियो आपके पास में लेके आऊँगा। तो इसी तरह से आप इस क्लास के साथ में बने रहें। तो आज हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे अध्ययन बिंदु और ब्राजील से संबंधित जो आपको टॉपिक करवाए गए हैं, जैसे ब्राजील का भौतिक प्रदेश है, ब्राजील की जलवायु है, तो वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं। वहां जाकर के अपने नोट्स है वो बना सकते हैं। आपके एग्जाम नजदीक में है, अगर आपने तैयारी अपने नोट्स मेंटेन नहीं किए हैं, लिखे नहीं हैं, तो आप YouTube पर धनराज सुतार के नाम से चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पर आपको विश्व के प्रादेशिक भूगोल से संबंधित सभी नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अध्ययन बिंदु में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय। उसके बाद में हम ब्राजील की नदियां पढ़ेंगे और नदियों में हम अमेजन नदी के बारे में पढ़ेंगे, पराना नदी के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में प्रागवे नदी के बारे में पढ़ेंगे, साओ फ्रांसिस्को नदी के बारे में पढ़ेंगे, टोकेटिन्स नदी के बारे में पढ़ेंगे और अंत में हम पढ़ेंगे उरुग्वे नदी के बारे में। तो ये हमारी सभी नदियां रहेगी और इन नदियों का हम विस्तार से नोट्स बनाएंगे। तो अपने नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा और अंत में मैं आपको बहुविकल्प क्वेश्चन के रूप में आपको बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण। और ये क्वेश्चन
आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं सामान्य परिचय की ओर। और सामान्य परिचय हम देख सकते हैं यहां पर। तो भौगोलिक अगर स्थिति की बात करें, ब्राजील का आप मैप देख रहे हैं इसमें, तो ब्राजील है वो दक्षिणी अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश है। यानी जो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा देश आप ये जो देख रहे हैं, ये देश है जिसका नाम है ब्राजील। अगर यहां की जलवायु की बात करें तो इस देश का अधिकांश जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि ब्राजील से एक भूमध्य रेखा गुजरती है यहां से इस तरह से 0 डिग्री, और एक मकर रेखा गुजरती है इस छोर से। तो ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित देश है, और यहां पर सूर्य की स्थिति रहती है, इसलिए सूर्य की ऊष्मा अधिक रहती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत ये देश आता है। अगर इसमें नदियों की प्रकृति की बात करें तो यहां पर वर्ष भर पर्याप्त वर्षा होने के कारण यहां की नदियां हैं वो 12मासी हैं। क्योंकि यहां पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है, एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि वर्षा न हो, और होने की वजह से ये नदियों में वर्षा का जल एकत्रित होता है और अपवाह तंत्र के रूप में अटलांटिक महासागर में नदियां गिरती है। तो इसलिए इसे 12मासी नदियों के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में तंत्र के विस्तार की बात करें तो ब्राजील का अपवाह तंत्र है वो अत्यंत विकसित और विस्तृत है। यानी बहुत बड़ा विकसित अपवाह तंत्र है, और विकसित के साथ साथ में विस्तृत यानी सबसे बड़ा यह अपवाह तंत्र कहा जाता है ब्राजील के, जिसमें अमेजन बेसिन सबसे बड़ा है। जो आप ये देख रहे हैं ये है अमेजन बेसिन, और ये अमेजन बेसिन ब्राजील का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ब्राजील का ही नहीं, इसे विश्व का भी सबसे बड़ा बेसिन के नाम से जाना जाता है। और ब्राजील से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उसका उद्गम स्थल की अगर बात करें तो अधिकांश नदियां ब्राजीलियन पठार से निकलती हैं। यानी सभी नदियों का जो उद्गम है वो ब्राजीलियन के पठार से निकलता है। इस तरह से पठारी भाग है यहां पर, और इस पठारी भाग से सभी नदियां प्रवाहित होती है और पूर्व की ओर या उत्तर पूर्व की ओर बहती है। बहाव की दिशा की बात करें तो अधिकतर नदियां पूर्व दिशा में बहकर अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। यानी जो अटलांटिक महासागर की नदियां हैं और सभी नदियां पूर्व की ओर बहती है, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। और इधर ये अटलांटिक महासागर है, और इस अटलांटिक महासागर में सभी नदियां हैं वो गिर जाती हैं। आर्थिक महत्व की बात करें तो ये नदियां सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन के लिए और परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में जानी जाती हैं। क्योंकि ब्राजील की अधिकांश सिंचाई के लिए ये नदी जानी जाती है, इसके साथ साथ में जल विद्युत उत्पादन के लिए और जल परिवहन के लिए भी मुख्य सस्ता परिवहन यहाँ पर उपलब्ध करवाती है ब्राजील को। तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदियां हैं। ऊर्जा स्रोत के रूप में अगर हम बात करें तो जल प्रपातों की बहुतायत ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण सहायता करती है। तो यानी जल प्रपात यानी पठारी भाग से होकर के जब बहती है तो तीव्र ढाल से होकर जब प्रवाहित होती है तो ये नदियां एक झरने के रूप में नीचे गिरती है, जिसे जलप्रपात कहते हैं। और ये अधिकांश नदियों में इस तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं। तो ये जलप्रपात का निर्माण करती है ये सभी नदियां। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सामान्य परिचय में, आपको नोट्स लिखवा देता हूं। हाँ, हेडिंग डालिए सामान्य परिचय। हाँ, नोट कीजिए। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। इसका अधिकांश भाग इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण स्थित होने के कारण यहां वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है। होने के कारण यहां वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है। इसी कारण ब्राजील की अधिकांश नदियां इसी कारण ब्राजील की अधिकांश नदियां बारहमासी है। अधिकांश नदियां बारहमासी है और सदैव जल से परिपूर्ण रहती है। और सदैव जल से परिपूर्ण रहती है। इस देश का अपवाह तंत्र अत्यंत विकसित है। अपवाह तंत्र अत्यंत विकसित है क्योंकि यहां विशाल पठारी क्षेत्र विस्तृत मैदान और घने वन पाए जाते हैं। ब्राजील की अधिकतर नदियां ब्राजीलियन पठार से निकलती हैं। ब्राजीलियन पठार से निकलती है
और पूर्व दिशा में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। इन नदियों से कृषि के लिए सिंचाई, उद्योगों को ऊर्जा और आंतरिक परिवहन को सुविधा मिलती है। आंतरिक परिवहन को सुविधा मिलती है। पठारी भाग से निकलने के कारण अनेक स्थानों पर जलप्रपात पाए जाते हैं। जिनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जिनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रकार ब्राजील की नदियां देश की अर्थव्यवस्था और जनजीवन की आधारशिला हैं। अर्थव्यवस्था और जनजीवन की आधारशिला है। तो ये था सामान्य परिचय। अब हम विस्तार से एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद में सबसे पहले जो प्रमुख नदी है वो है अमेजन नदी। तो हम सबसे पहले ब्राजील की सबसे बड़ी नदी के बारे में पढ़ेंगे और उस नदी का नाम है अमेजन नदी। और अमेजन नदी आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो नदी है यहां से इस तरह से प्रवाहित होती है और पूर्व दिशा की ओर बहती हुई ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये अटलांटिक महासागर है और इस अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी अन्य ये सहायक नदियां हैं। तो आज हम
इसी ब्राजील की ये जो नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं क्षेत्रफल और प्रवाह। अगर क्षेत्रफल और प्रवाह की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी ये है और विश्व में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कही जाती है। यानी क्षेत्रफल और प्रवाह की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये ब्राजील की सबसे बड़ी या फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और विश्व में सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली नदी अमेजन नदी है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें, आप लंबाई देख सकते हैं, लंबाई की बात करें तो 6570 किलोमीटर इस नदी की लंबाई रहती है। तो इस नदी की लंबाई 6570 किलोमीटर है और यह नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो नील नदी है, उसके बाद में 2 नंबर की जो सबसे बड़ी नदी आती है वो आती है अमेजन नदी, जिसकी लंबाई है 6570 किलोमीटर। अगर नदी बेसिन की बात करें तो अमेजन का बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। बेसिन यानी जो इसकी सहायक नदियों वाला जो क्षेत्र है या इसके चारों ओर का जो क्षेत्र भाग है, इसको कहते हैं बेसिनीय भाग या उसके प्रवाह क्षेत्र होता है उनका। तो ये विश्व में सबसे बड़ा है जिसका नाम है अमेजन नदी और ये दक्षिणी अमेरिका के एक विशाल हिस्से को कवर करता है जो है उत्तरी अमेरिका का या उत्तरी ब्राजील का जो भाग है उसमें ये अमेजन नदी प्रवाहित होती है। उद्गम और मार्ग की अगर बात करें इस नदी का तो इस नदी का उद्गम है वो पेरू के एंडीज पर्वत से होता है। यानी यहां पर एक पेरू देश देख रहे हैं, पेरू, और यहां से जो एंडीज पर्वतमाला है और इस एंडीज पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है जो यहां देख रहे हैं आप। और यह मुख्य रूप से पेरू, कोलंबिया और ब्राजील से होकर बहती है और अंत में अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो यहां पर आप आओगे तो यहां पर अटलांटिक महासागर में ये नदी गिरती है। प्रमुख सहायक नदी की अगर बात करें तो इसकी मुख्य सहायक नदी है मेडेरा, रियो निग्रो, जापुरा। ये जो आप नदियां देख रहे हैं ये इसकी सहायक नदियां हैं जिसका नाम है मेडेरा, रियो निग्रो और जापुरा नदियां। महत्व की बात करें ब्राजील में किस तरह से महत्व रखती है अमेजन नदी, तो यह नदी नौ परिवहन के लिए यानी परिवहन के साधन के लिए मुख्य है और इसका बेसिन दुनिया का सबसे समृद्ध जैव विविधता बेसिन है जो अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहां पर अनेक प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है, जिस जैव विविधता या लताएं हैं यहां पर पाई जाती है अलग अलग प्रकार की। जो सबसे बड़ा वर्षावन यहाँ है जिसे अमेजन वर्षावन भी कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा है, तो वो ब्राजील में स्थित है। तो हेडिंग डाल लीजिए नदियों में ब्राजील की मुख्य नदियां और इसमें 1 नंबर है अमेजन नदी। ब्राजील की मुख्य नदियां अमेजन नदी लिखिए आप। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है
विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? जिसकी लंबाई लगभग 6,570 किलोमीटर है। छह हजार पांच सौ सत्तर किलोमीटर है। यह नदी विश्व में सर्वाधिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदी मानी जाती है। विश्व में सर्वाधिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदी मानी जाती है। इसका नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है जो लगभग 70,20,000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। अमेजन नदी का उद्गम वो क्षेत्र का होता है जहां से नदियां निकलती है, वो उसका उद्गम स्थल कहलाता है। उद्गम पेरू के एंडीज पर्वत से होता है और यह पेरू, कोलंबिया तथा ब्राजील से होकर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है।
ब्राजील में इसे सोलिमोएस नदी के नाम से, ब्राजील में इसे सोलिमोएस नदी के नाम से, सोलिमोएस नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं। जिनमें मेंडेरा, रियो निग्रो, जापुरा और जिंगू प्रमुख है। अमेजन नदी में हजारों किलोमीटर तक नौ परिवहन संभव है। जिससे यह क्षेत्र आंतरिक परिवहन का प्रमुख साधन बन गया है। यह नदी घने वर्षावनों और समृद्ध जैव विविधता के कारण विश्व जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये थी अमेजन नदी, जो ब्राजील की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कही जाती है, और इसके प्रवाह बेसिन है वो विश्व में सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र माना जाता है, जो अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को। अब हम 2 नंबर पढ़ेंगे
और वो है प्राणा नदी। हाँ, 2 नंबर आप देख सकते हैं यहां पर प्राणा नदी। तो प्राणा नदी की अगर बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं ये नदी है, रेड लाइन में आप देख रहे हैं, ये प्राणा नदी कहलाती है। अगर इसकी प्रमुखता देखें तो ये अमेजन के बाद दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, और अमेजन नदी के बाद में अगर दूसरी नदी की बात करें तो ये प्राणा नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई है वो 2923 किलोमीटर है। तो इस नदी की लंबाई 2923 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसके मार्ग की बात करें, कहाँ इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो यह ब्राजील के उच्च पठारी क्षेत्र से निकलती है। यानी ब्राजील का उच्च पठारी क्षेत्र है यहाँ, और इस उच्च पठारी क्षेत्र से निकलती है और ब्राजील, प्रागवे और अर्जेंटीना से बहती है। आप यहां पर अर्जेंटीना देख सकते हैं, ये देखो अर्जेंटीना से होकर के ये नदी बहती है। ये कृषि और उपजाऊपन के लिए क्यों जानी जाती है? यह नदी अपने मार्ग में कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का एक आधार है। तो यहां पर ये जो नदी आती है इस पठारी क्षेत्र से, और ये मैदान में प्रवेश करती है, और इस नदी ने यहां पर एक मैदान का निर्माण किया है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। तो उपजाऊ होने की वजह से यहां पर सबसे ज्यादा है वो कृषि की जाती है। जल विद्युत शक्ति की बात करें तो इस नदी पर विश्व की सबसे शक्तिशाली जल विद्युत परियोजनाओं में से एक, जिसे बोलते हैं इटाईपू बांध, और इटाईपू बांध से है वो जल विद्युत उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये इटाईपू बांध है वो प्राणा नदी पर बनाया गया है, और वहां से जल विद्युत उत्पादन की जाती है। अगर नदी तंत्र की बात करें तो यह दक्षिण की ओर बहते हुए प्रागवे और उरुग्वे नदियों के साथ मिलकर विशाल रियो डी ला प्लांटा के मुहाने का निर्माण करती है। यहां पर आती है और यहां पर रियो डी ला प्लांटा जो मुहाना है उसका निर्माण करती है। और ये इसकी जो सहायक नदी है वो प्रागवे उरुग्वे दोनों इसकी सहायक नदियां कही जाती हैं। तो ये प्राणा नदी, और हेडिंग डाल लीजिए प्राणा नदी के बारे में, मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूं प्राणा नदी के बारे में। बहुत प्रमुख नदी है ये। देखिए प्राणा नदी दक्षिणी अमेरिका की प्राणा नदी दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रणाली है। दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। और ब्राजील की प्रमुख नदियों में से एक है। ब्राजील की प्रमुख नदियों में से एक है। इस नदी की कुल लंबाई
2923 किलोमीटर है। 2923 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम ब्राजील के उच्च पठारी क्षेत्र से होता है। ब्राजील के उच्च पठारी क्षेत्र से होता है और यह ब्राजील, पराग्वे तथा अर्जेंटीना से होकर बहती है। और यह ब्राजील, पराग्वे तथा अर्जेंटीना से होकर बहती है। इस नदी में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती है। इस नदी में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती है जिससे इसका जल प्रवाह स्थिर बना रहता है। जिससे इसका जल प्रवाह स्थिर बना रहता है। इसके तटवर्ती क्षेत्रों में उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं जो कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। जो कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। इस नदी पर कई बड़े बांध बनाए गए हैं। इस नदी पर कई बड़े बांध बनाए गए हैं जिनमें इटाईपू जल विद्युत परियोजना
इटाईपू जल विद्युत परियोजना विश्व की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। विश्व की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। परियोजनाओं में से एक है पराना नदी प्रागवे नदी के साथ मिलकर पराना नदी प्रागवे नदी के साथ मिलकर पराना नदी के साथ मिलकर रियो डी ला प्लाटा नदी तंत्र का निर्माण करती है। नदी तंत्र का निर्माण करती है जिसका जल अंटार्कटिक महासागर में गिरता है। जिसका जल अंटार्कटिक महासागर में गिरता है। तो ये है प्राणा नदी, यहां से इस तरह से उद्गम होता है और यहां पर आकर के प्रागवे नदी इसमें मिलती है और उसके बाद में ये अपना संपूर्ण अंटार्कटिक महासागर में लेकर के जाती है। तो अमेजन प्राणा ये दो नदियां हो चुकी हैं। अब हम जो नेक्स्ट नदी करवाएंगे वो मुख्य नदी है और उसका नाम है प्रागवे नदी। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रागवे नदी के बारे में, और इस नदी प्रणाली की बात करें तो यह प्राणा नदी प्रणाली की एक प्रमुख नदी तंत्र है। तो ये प्रागवे जो नदी है, ये आप जो देख रहे हैं ये प्राणा नदी की सहायक नदी है। ये प्रागवे नदी है जो प्राणा नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 2534 किलोमीटर लंबाई है। तो यानी इस नदी की जो लंबाई है 2534 किलोमीटर है। और इसके उद्गम की बात करें तो यह बोलिविया की पर्वतीय श्रेणियों से निकलती है। यानी बोलिविया की जो पर्वतीय श्रेणी है उन श्रेणियों से नदी निकलती है। और मार्ग की बात करें तो यह बोलिविया, ब्राजील, प्रागवे और अर्जेंटीना से होकर के बहती है। और इसके साथ साथ में ये जो प्रागवे नदी है इसकी भौगोलिक प्रभाव की बात करें तो इसका प्रवाह धीमा होने के कारण इसका बेसिन में दलदली भूमि का विकास हुआ है। यानी इसका जल है वो मंद गति से आगे की ओर बढ़ता है और मंद गति होने के वजह से धरातलीय भाग में जल है वो स्थिर रूप में रहता है और वहां का जो धरातल है वो दलदली रूप में बन जाता है। और ये विश्व के सबसे बड़े
आर्द्र भूमि क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जिसे प्रागवे आर्द्र भूमि के नाम से कहते हैं। आर्थिक उपयोग की बात करें तो यह क्षेत्र कृषि के लिए, पशुपालन के लिए अत्यंत उपयोगी क्षेत्र है। तो यानी प्रागवे नदी बेसिन का जो क्षेत्र है तो वो कृषि के लिए और कृषि के साथ साथ में पशुपालन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। प्रवाह की बात करें तो यहां पर नौ परिवहन, यह एक 12मासी और वर्ष भर जलयुक्त रहने वाली नदी है। यानी इसका प्रवाह और नौ परिवहन की दृष्टि से एक 12मासी नदी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर जो जल है वो इसमें बना रहता है, इसलिए इसको 12मासी नदी कहते हैं। और नौ परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, जो प्रागवे देश के लिए मुख्यतः कही जाती है। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रागवे नदी। हाँ, हेडिंग डालिए प्रागवे नदी। लिखिए प्रागवे नदी प्रागवे नदी प्राणा नदी प्रणाली की प्राणा नदी प्रणाली की एक प्रमुख नदी है। प्राणा नदी प्रणाली की एक प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2534 किलोमीटर है। दो 2534 किलोमीटर है। इसका उद्गम बोलिविया की पर्वतीय श्रेणियों से होता है। इसका उद्गम बोलिविया की पर्वतीय श्रेणियों से होता है। और यह ब्राजील, प्रागवे तथा अर्जेंटीना से, यह ब्राजील, प्रागवे, अर्जेंटीना से होकर बहती है। अर्जेंटीना से होकर बहती है। इस नदी का प्रवाह अपेक्षाकृत धीमा है। अपेक्षाकृत धीमा है।
जिसके कारण इसके आसपास दलदली भूमि का विकास हुआ है। दलदली भूमि का विकास हुआ है। यह क्षेत्र कृषि और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। कृषि और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। पराग्वे नदी वर्ष भर जलयुक्त रहती है। पराग्वे नदी वर्ष भर जलयुक्त रहती है। जिससे यह नौ परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। नौ परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। यह नदी पराना नदी के साथ मिलकर रियो डी ला प्लांटा बेसिन का निर्माण करती है। रियो डी ला प्लांटा बेसिन का निर्माण करती है। दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये थी पराग्वे नदी। अब नेक्स्ट जो नदी आएगी
वो है साओ फ्रांसिस्को नदी। और साओ फ्रांसिस्को नदी आप ये जो देख रहे हैं, ये नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी, ये जो आप देख रहे हैं। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो यह एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी है जो पूर्णतः ब्राजील के भीतर बहती है। यानी ये न समुद्र में न सागर महासागर में गिरती है, बल्कि आंतरिक भाग में ये लुप्त हो जाती है, इसलिए आंतरिक प्रवाह वाली नदी कही जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2914 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो साओ फ्रांसिस्को नदी की लंबाई 2914 किलोमीटर है। इसके उद्गम की बात करें, उद्गम नदी ब्राजील के दक्षिण पूर्वी भाग में मिन्स गेरेस राज्य से किसेरा दा केनेस्ट्रा पर्वत से निकलती है। तो यहां से ये नदी, इस नदी का उद्गम होता है। बहाव की दिशा अगर देखें तो यह प्रारंभ में उत्तर दिशा में बहती है और उसके बाद में ये पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से आती है ये नदी और ये पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद में ये महासागर अटलांटिक इसमें गिर जाती है। क्षेत्रीय महत्व देखें तो इसे ब्राजील के शुष्क पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी पूर्वी ब्राजील का जो क्षेत्र शुष्क भाग है, वहां से ये नदी प्रवाहित होती है। तो शुष्क पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस नदी का बहुत महत्व है, इसलिए इसे जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यहां पर यह नदी अनेक जलप्रपातों का भी निर्माण करती है, जिसमें प्रसिद्ध जो जलप्रपात है पाउलो अफोसो जलप्रपात। पाउलो अफोसो जलप्रपात है, ये नदी इसका निर्माण करती है जो साओ फ्रांसिस्को नदी पर मौजूद है। इसकी उपयोगिता क्या है? तो यह नदी सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, उपयोगी नदी है। तो इस सिंचाई के लिए भी और सिंचाई के साथ साथ में जल विद्युत उत्पादन के लिए ये नदी मुख्य मानी जाती है। तो हेडिंग डाल लीजिए साओ फ्रांसिस्को नदी। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राजील की एकमात्र प्रमुख नदी है। ब्राजील की एकमात्र प्रमुख नदी है जो देश की सीमाओं के भीतर बहती है। यानी किसी अन्य देश में इसका प्रवाह क्षेत्र नहीं है, ओनली फॉर ब्राजील में ही है। ब्राजील देश की सीमाओं के भीतर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई इस नदी की कुल लंबाई 2914 किलोमीटर है। दो 2914 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम
इस नदी का उद्गम ब्राजील के दक्षिण पूर्वी भाग से होता है। ब्राजील के दक्षिण पूर्वी भाग से होता है। यह प्रारंभ में उत्तर दिशा में बहती है। यह प्रारंभ में उत्तर दिशा में बहती है। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़कर अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। यह नदी ब्राजील के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए ब्राजील के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। जीवन रेखा मानी जाती है। इस नदी पर पाउलो अफोसो जलप्रपात स्थित है। पाउलो अफोसो जलप्रपात स्थित है। जहां जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। जहां जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। सिंचाई विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति के लिए यह नदी अत्यंत उपयोगी है।
यह नदी अत्यंत उपयोगी है। तो ये थी 4 नंबर नदी साओ फ्रांसिस्को नदी। अब हम जो महत्वपूर्ण नदी पढ़ने जा रहे हैं और वो नदी है टोकेटिन्स नदी। ये ब्राजील की प्रमुख नदी है टोकेटिन्स नदी, जो आप नाम देख रहे हैं टोकेटिन्स नदी। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह नदी ब्राजील के मध्य और उत्तरी भागों से होकर के बहती है और पूर्णतः ब्राजील की सीमाओं के भीतर स्थित नदी है। जो आप ये नदी देख रहे हैं ये इस तरह से उत्तर की ओर इस तरह से बहती है ये नदी, और ये केवल ब्राजील में ही बहती है, अन्य देशों में ये नहीं जाती है। तो पूर्ण रूप से ब्राजील से बहती हुई ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम है वो ब्राजीलियन उच्च पठार के गोयास राज्य में होता है। तो यहां से इसका उद्गम होता है, ब्राजीलियन पठार से इसका उद्गम माना जाता है और उत्तर पूर्व से इस तरह से बहती हुई बाद में उत्तर की ओर मुड़कर के ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। बहाव की दिशा यह प्रमुख उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। जो आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। सहायक नदियां हैं इसकी, तो एक प्रमुख सहायक नदियों में अरागुआया नदी है, वो इसकी मुख्य सहायक नदी है। अरागुआया नदी है वो टोकेटिन्स नदी की सहायक और प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। नदी तंत्र की बात करें तो यह अंत में अमेजन नदी के मुहाने के पास अमेजन नदी के तंत्र से जुड़ती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है यहां पर तक आती है और उसके बाद में अटलांटिक महासागर में ये नदी गिर जाती है, अपना संपूर्ण जल लेकर के जाती है। जल विद्युत परियोजना के लिए अगर कहें तो ये नदी प्रसिद्ध है, जिसमें तुकुरुई जल विद्युत परियोजना इसी नदी पर स्थित है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तुकुरुई परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, वो यहां पर इसी नदी पर है, टोकेटिन्स नदी पर है, जो ब्राजील का सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। उपयोगिता देखें तो यह नदी कृषि के लिए, ऊर्जा उत्पादन और परिवहन में सहायक नदी मानी जाती है। तो यानी ये नदी कृषि के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए और परिवहन में ये नदी मुख्य नदी कही जाती है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, टोकेटिन्स नदी। हाँ, नोट कीजिए टोकेटिन्स नदी के बारे में। टोकेटिन्स नदी ब्राजील की टोकेटिन्स नदी ब्राजील की एक महत्वपूर्ण नदी है ब्राजील की एक महत्वपूर्ण नदी है जो देश के मध्य और उत्तरी भाग से होकर बहती है जो देश के मध्य और उत्तरी भाग से होकर बहती है यह नदी पूर्णतः
ब्राजील की सीमाओं ब्राजील की सीमाओं के भीतर बहती है। ब्राजील की सीमाओं के भीतर बहती है। इसका उद्गम ब्राजीलियन उच्च पठार से होता है। इसका उद्गम ब्राजीलियन उच्च पठार से होता है। और यह उत्तर दिशा में बहते हुए अरागुआया नदी के साथ अरागुआया नदी के साथ मिल जाती है। अरागुआया नदी के साथ मिल जाती है। आगे चलकर यह नदी अमेजन नदी तंत्र से जुड़ जाती है। आगे चलकर यह नदी अमेजन नदी तंत्र से जुड़ जाती है। इस नदी पर तुकुरुई जल विद्युत परियोजना ब्राजील की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। ब्राजील की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। टोकेटिन्स नदी से कृषि, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, और नौ परिवहन को विशेष लाभ प्राप्त होता है। नौ परिवहन को विशेष लाभ प्राप्त होता है।
तो ये थी टोकेटिन्स नदी। अब हम 5 आपको नदियां करवा दी है। अब लास्ट और अंतिम जो नदी हमारी रहेगी वो है उरुग्वे नदी। तो उरुग्वे नदी आप मैप में देखोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये नदी उरुग्वे नदी है, जो प्राणा नदी की सहायक नदी मानी जाती है उरुग्वे नदी। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह दक्षिणी अमेरिका की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदी है, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एक मुख्य नदी है जो ब्राजील में बहती है। और इसके उद्गम की बात करें तो उसका उद्गम है वो ब्राजील के दक्षिणी उच्च पठार से इसका उद्गम होता है। तो इसका पठारी भाग से उद्गम होता है। मार्ग और सीमा की बात करें तो यह ब्राजील से निकलकर अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उरुग्वे और ब्राजील के जो बीच है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है, वो निर्माण करती है इस तरह से जो आप देख रहे हैं। तो उरुग्वे और ब्राजील की सीमाओं का दोनों का निर्माण करती है। अगर इसके महत्व देखें इस नदी का तो यह अपने मार्ग में सब बसे देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी रखती है, यानी दो देशों की सीमा का निर्धारण करना, दोनों देशों के लिए जल उपलब्ध करवाना, सिंचाई के लिए पेयजल उपलब्ध करवाना, तो ये महत्व रखती है। कृषि और पशुपालन की दृष्टि से अगर बात करें तो इसके तटवर्ती क्षेत्रों में उपजाऊ मैदान है जहां कृषि और पशुपालन का विकास हुआ है। तो यानी ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये प्रदेश है, और इस प्रदेश में पशुपालन और कृषि अधिक होती है और साथ साथ में यहाँ पीने के लिए मीठा जल भी प्राप्त हो जाता है। तो उरुग्वे नदी दक्षिणी ब्राजील की प्रमुख नदी कही जाती है। अगर ऊर्जा की बात करें तो नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। तो अलग अलग तरह से जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है इस नदी पर है। और नदी तंत्र की बात करें तो यह दक्षिण की ओर बहते हुए प्राणा नदी के साथ मिलकर रियो डी ला प्लांटा ज्वारमुख का निर्माण करती है। यानी ये नदी दक्षिण की ओर बहती है और बहती हुई प्राणा नदी के साथ में मिल जाती है। यहाँ देख सकते हैं ये प्राणा नदी है और प्राणा नदी के साथ में यहाँ पर मिलती है, और आगे चल करके ये जब अटलांटिक महासागर में गिरती है तो वहां पर रियो डी ला प्लांटा ज्वारमुख का निर्माण करती है। तो महत्वपूर्ण नदी है ये, हेडिंग डाल लीजिए उरुग्वे नदी। हाँ, नोट कीजिए उरुग्वे नदी उरुग्वे नदी दक्षिणी अमेरिका की उरुग्वे नदी दक्षिणी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है जो ब्राजील के दक्षिणी भाग से निकलती है। ब्राजील के दक्षिणी भाग से निकलती है। इसका उद्गम दक्षिणी उच्च पठारी क्षेत्र से होता है। दक्षिणी उच्च पठारी क्षेत्र से होता है
यह नदी आगे चलकर अर्जेंटीना और उरुग्वे देशों की सीमा का निर्माण करती है जिससे इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाता है। उरुग्वे नदी के तटीय क्षेत्रों में उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं जिनमें कृषि और पशुपालन का विकास हुआ है। इस नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है। इस नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है। यह नदी पराना नदी के साथ मिलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है और दक्षिणी अमेरिका के
आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो ये थी उरुग्वे नदी और हमने ब्राजील की सभी नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें अमेजन नदी हो, पराना नदी हो, प्रागवे नदी हो, साओ फ्रांसिस्को नदी हो, टोकोटेंस नदी हो या फिर उरुग्वे नदी हो। इन सभी नदियों का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। और आपके एग्जाम नज़दीक में है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें और उसके नोट्स बना लीजिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।